नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगे और फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय में ही मौजूद हैं। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर फिलहाल वित्त मंत्रालय में ही मौजूद हैं और ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वित्त मंत्रालय पहुंची थी निर्मला सीतारमण। और अनुराग ठाकुर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो कि पहले से ही यहां पर मौजूद थे। इसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, फोटो सेशन होगा और फिर कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें मंजूरी मिलेगी और फिर संसद भवन में जाकर बजट पेश किया जाएगा। तो उम्मीदें इस बजट से हैं हर किसी को, खासतौर पर चाहे युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर कोई अपनी अपनी तरीके से इस बजट को देख रहा है। लेकिन अनुराग ठाकुर की तरफ से बयान भी सामने आया है कि उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट। ऐसे में क्या संकेत इसको लेकर माना जाए? क्या राहत पूरी तरीके से दी जाएगी आम लोगों को? और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास, इन सभी सेक्टर्स को उम्मीद है, लेकिन देखना होगा कि कहां पर कितना बजट रिलीज किया जाता है, किस सेक्टर के लिए, क्योंकि लोगों का रोजगार छिन चुका है। ऐसे में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए क्या कुछ ऐलान किया जाता है सरकार की तरफ से? कृषि की अगर हम बात करें तो फोकस रह सकता है सरकार का कृषि पर, क्योंकि एक तरफ किसान भी नाराज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनकी ग्रोथ को लेकर क्या कुछ ऐलान होता है? रक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कोविड के वक्त में भी देखा कि बॉर्डर के जो हालात बने उसको लेकर यहां भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है, ज्यादा फंड रिलीज हो सकता है। ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो यहां जीवन को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो अगर जो ढांचा है उसको मजबूत करने पर भी फोकस रह सकता है सरकार का। शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहां पर भी जो शिक्षक हैं वो उम्मीदें लगा रहे हैं कि कुछ बेहतर होगा। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे रूबरू आप करवा देते हैं। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही अर्थशास्त्री गोकुल पटवा जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मधुकर द्विवेदी जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया उससे बहुत हद तक इंडिकेशंस मिल जाते हैं, चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ जाती हैं, लेकिन आम इंसान तो टेक्निकल चीजों को नहीं समझ पाता है। आपको क्या नजर आ रहा है इसको देखकर? देखिए, इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। गांव का किसान जो खेत में खुरपी चलाता है उसको भी उम्मीद है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी उम्मीद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बजट होगा कैसे। देखिए, देश जिस तरह से कोरोना में संक्रमण काल से गुजर रहा है, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। जिस तरह से अर्थतंत्र जो है प्रभावित हुआ है, तो लोगों को लगता है कि ये बजट उनके अनुकूल होगा। लेकिन सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं और जैसी उम्मीद की जानी चाहिए कि भाई ये इकोनॉमी को एक बूस्टर डोज तो देगा बजट, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरह का उसका स्वरूप होता है। आपने अभी कृषि की बात की। किसान इस समय देश के नाराज हैं, आंदोलन हो रहा है, काफी लंबा वक्त हो गया। मुझे लगता है सरकार चाहेगी कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो एक तरह से प्रभावित हो यानी ये सारी आगे की गतिविधियां बंद हो जाए, किसान भी संतुष्ट हो जाएं। लेकिन सिर्फ कृषि क्षेत्र ही नहीं है, अन्य सारे क्षेत्र हैं जहां लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। जहां हम तक महंगाई का सवाल है, महंगाई ने भी अपने पांव पसारे हैं। पेट्रोलियम उत्पाद की बात अगर करें तो जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं डीजल की, पेट्रोल की, वो भी चिंताजनक स्थिति है। बेरोजगारी की बात करें तो देश में बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अब सरकार को सोचना है कि इन सारे हालात में वो कैसा बजट पेश करे जिससे सरकार की जो मंशा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी कि आप कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है, सभी पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। गोकुल पटवा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। गोकुल जी, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर फिजिकल डेफिसिट है, यानी कि वित्तीय घाटा जो है, अगर सरकार उसको छोड़ दे
और ये सोचे कि कैसे आम लोगों की ग्रोथ को बढ़ाना है, आम लोगों के हाथों में पैसा देना है, तो शायद बैलेंस हो जाए। देखिए, दोनों चीजों को आप कंबाइन कर रही हैं, अच्छी बात है, पर आम लोगों को बेनिफिट तो हर तरीके से मिलना चाहिए, चाहे रास्ता कोई भी हो, और कोई भी सरकार इसका प्रयास करती है। और हर व्यक्ति अकेला टैक्सेशन ही नहीं, अब आम बजट में पहले रेल बजट अलग से होता था, आज ये आम बजट में रेल बजट भी शामिल रहता है। तो रेल में भी हर तरह की सुविधा लोग चाहेंगे। आज रेलवे की प्रॉब्लम है कोरोना काल में। अगर आप एजुकेशन की बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, हम किसी पर भी बात करें तो हर व्यक्ति के साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, हम अगर आयात और निर्यात के डिफरेंस की बात करें कि हमारा निर्यात ज्यादा हो और आयात डे बाई डे कम हो, तो इससे देश को फायदा होगा, क्योंकि हमारा जो पैसा विदेश को जा रहा है और हम अगर उसको रोकें और अपने यहाँ जो भी निर्माण हो, जो भी डेवलपमेंट हो, वो हम उसको निर्यात करें, तो हमें एक तरह से पैसा मिलेगा। बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी भी मुझे नहीं समझ में आता कि बेरोजगारी के मायने क्या हैं। अगर केवल गवर्नमेंट जॉब अगर मायने हैं तो एक अलग कंडीशन है, बाकी बेरोजगारी का जो एक इशू है, नॉर्मली तो आज हम मशीनरीकृत हो गए हैं, लोग मिलते नहीं है। अगर कोई भी काम के लिए आप ढूंढना चाहें तो व्यक्ति मिलते नहीं है। केवल एजुकेशन के बेस पर कोई रोजगार केवल टेबल कुर्सी पर बैठने का या टेक्निकल व्यक्ति की बात हो, वहां तक तो समझ में आता है कि टेक्निकल व्यक्ति है, टेक्निकल उसने एजुकेशन लिया है, कोई डॉक्टरी की और डॉक्टर करने के बाद उसे जॉब नहीं मिल रहा तो अपना खुद का खोल सकता है, तो वो बेरोजगार कैसे हो गया। ऐसे ही अगर इंजीनियर है, टेक्निकल कोई है, आर्किटेक्ट है, तो वो अपना काम कर सकता है। तो बेरोजगारी की भी परिभाषाएं अलग अलग है। हर व्यक्ति का बेनिफिट उठाने का अपना अपना नजरिया है। और अर्थशास्त्र का तो एक सिंपल सा सिद्धांत है कि व्यक्ति मैक्सिमम लेना चाहता है और मिनिमम देना चाहता है। और इसमें अगर मैं भारत की बात करूं या पॉलिटिकल चर्चा करूं तो हमारे यहाँ एक जुमला बहुत मशहूर है कि किसी ने कहा कि साहब ये मैं एक सेब आपको फ्री दे रहा हूं, तो सामने वाला कहता है एक क्यों दे रहा है भाई, दो दो। तो हर व्यक्ति इसमें कोई बुरा नहीं सोचता, हर व्यक्ति मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहता है। बिल्कुल सोचता यही है, हर इंसान की इनकम के सोर्सेज कैसे बढ़े और वो सोर्सेज ही डेवलप करने की जरूरत है।